सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पादप रसायन विज्ञान और वर्गीकी। इसे हम कीमोटैक्सोनॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। पादपों में जो भी रसायन उपस्थित होते हैं उनकी जानकारी का उपयोग वर्गीकी और वर्गीकरण से जो संबंधित विज्ञान है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। और वर्गीकी शास्त्री, जिसको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले लगभग 50 सालों में रसायन वर्गीकी ने जो टैक्सोनॉमिस्ट है उनका ध्यान आकर्षित किया। और जब से विशेष रूप से जो जैविक अणु हैं, जिसमें प्रोटीन हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जब संश्लेषण या उनकी पहचान शुरू हो गई, तो तब से कीमोटैक्सोनॉमी का जो महत्व है वो बढ़ने लग गया। हम जानते हैं कि अनेक पादप ऐसे होते हैं जो जहरीले रसायनों का स्त्रावण करते हैं और जो इन पादपों की दूसरे पादपों और जानवरों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। कौन? जो जहरीले पदार्थ या जो जहरीले केमिकल जो पौधों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। तो एक वर्ड है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। किस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे? ऐसे पादपों द्वारा स्त्रावित रसायनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिलोकेमिकल या एलिलो रसायन, जो केमिकल पौधों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं तथा उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एलिलोकेमिकल या एलिलो रसायन भूमि और पानी में आकर दूसरे पादपों की वृद्धि को प्रभावित का मतलब क्या है कि वृद्धि को कम भी कर सकते हैं और वो वृद्धि को अधिक भी कर सकते हैं, उसे हम एलिलोपैथी कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एलिलोपैथी क्या होती है। लेकिन अब हम यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कीमोटैक्सोनॉमी। सीधी भाषा में इसको कहें तो ये कहें कि पौधों में जो रसायन उपस्थित है, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल है चाहे वो माइक्रोमोलिक्यूल है, उन रसायनों का वर्गीकरण में क्या योगदान रहा है या क्या आगे पॉसिबिलिटी बनी है। तो एग्जाम्पल द्वारा हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि केमिकल या जो रसायन है पौधों में उपस्थित, उनका वर्गीकरण में, नामकरण में और क्लासिफिकेशन में क्या भूमिका रही। परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है कि कीमोटैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग देखें, परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है। पादप वर्गीकी, जिसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं या फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं, पादप वर्गीकरण या विभिन्न पादप वर्गीकी संबंधी समस्याओं अथवा गुत्थियों को सुलझाने में पौधों के विभिन्न रासायनिक लक्षणों के उपयोग को रसायन वर्गीकी या पादप रसायन वर्गीकी कहते हैं। तो परिभाषा आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है। अब कौन कौन से केमिकल पौधों में पाए जाते हैं उनको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल पौधों में पाए जाते हैं, जो भी केमिकल उपस्थित होते हैं नेचुरल रूप से, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण में आप ध्यान रखें, दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। टर्नर नामक वैज्ञानिक थे 1969, ये भी आप याद रख सकते हैं, TURNER। टर्नर 1969 ने एक क्लासिफिकेशन दिया था और उसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द प्लांट, जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से दो वर्गों में इसको विभक्त किया गया है या दो भागों में वर्ग कह सकते हैं उसको। सबसे पहला माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल कौन से हैं? जिनका मोलिकुलर वेट है, ये आकार में, अब कह सकते हैं कि आकार में सूक्ष्म होते हैं और इनका आणविक भार होता है वो लेस देन 100 किलो डाल्टन होता है। और दूसरे जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1000 किलो डाल्टन से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दो प्रकार के रसायन हैं पौधों में मिलते हैं और उनको वर्गीकृत किया गया है। अब हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि मैक्रो और उसमें क्या होता है। माइक्रो जो मोलिकुल होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्म अणु कहते हैं, उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे जो होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम लोग कैसे इसको परिभाषित करेंगे या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अंतर क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन द्वारा हम लोग इस अंतर को समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या अंतर है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जो इन्वॉल्व होते हैं या जो सम्मिलित होते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन लिख दी है, पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेंगे तो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। तो मुख्य रूप से ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? दो तीन नाम याद रख सकते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड,
प्रोटीन और अमीनो एसिड, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हैं। दूसरे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो डायरेक्टली जो अपन कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित नहीं होते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती है उसके दौरान इनका निर्माण होता है, और नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ये यौगिक ऐसे होते हैं जो उपापचयी क्रिया के दौरान बनते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं, जिसमें एल्केलॉइड्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, फिनोलिक कंपाउंड, टर्पीन्स, नॉन प्रोटीनिक अमीनो एसिड, स्टीरॉइड, टेनिन, फ्लेवोनॉइड इत्यादि। तो अभी जो हम रसायनों का उपयोग टैक्सोनॉमी में कहाँ कहाँ हुआ है, जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन से आएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। तो माइक्रोमोलिक्यूल को हमने इन दो भागों में सम्मिलित किया। अब जो दूसरा जो वर्ग हमने लिया था जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा होता है, उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से हैं। एक होते हैं नॉन सीमेंटाइड मैक्रोमोलिक्यूल। नॉन सीमेंटाइड मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है कि आकार में ये बड़े होते हैं, वृहत अणु होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनका 1000 से ज़्यादा होता है, लेकिन ये किसी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाओं को वहन करने में या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, आप सेलुलोज याद रख सकते हो, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, ये जो मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नॉन सीमेंटाइड मैक्रोमोलिक्यूल में। दूसरे जो मॉलिक्यूल है जिसको हम सीमेंटाइड मॉलिक्यूल कहते हैं, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कई प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन यहाँ हमें वर्गीकरण ध्यान नहीं रखना, ये सामान्य जानकारी के लिए हम लोग इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सीमेंटाइड जो दीर्घ अणु सीमेंटाइड मैक्रोमोलिक्यूल जो होंगे, आनुवांशिक सूचना का वहन करने वाले यौगिक जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सम्मिलित है, ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल कहलाते हैं, सीमेंटाइड कहलाते हैं। तो ये वर्गीकरण हम लोगों ने इसलिए पढ़ा है कि आगे एक एक एग्जाम्पल द्वारा, हो सकता है कि वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो सकता है वो सेकेंडरी हो, नॉन सीमेंटाइड हो सकता है, सीमेंटाइड हो सकता है, किसी भी प्रकार का रसायन होता है, और उन रसायनों का उपयोग करते हुए अभी तक वर्गीकरण कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लिया है टेनिन, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। तो टेनिन को हम किस में रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने भी इससे पहले एक टेबल पढ़ी थी, टेबल में टेनिन को हम लोगों ने जो माइक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल में भी जो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है उसमें इसको रखा था। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के दौरान ये बनता है। किस प्रकार के हैं, टेनिन के कुछ कैरेक्टर लिख रखे हैं। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, विरल रूप से कभी कभी ये क्रिस्टलीय पदार्थ भी होते हैं, और वनस्पति जो किंगडम है, वेजिटेबल्स किंगडम या वनस्पति जात के जो भी किंगडम है कि जो बॉडीज़ होती है उसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके जो कैरेक्टर होते हैं जिसमें तीखे स्वाद का पाया जाना, रंगीन विलयन का निर्माण करना और आयरन तथा अन्य धातु से क्रिया करके ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ये इनका मुख्य लक्षण है। ये तो टेनिन के जो कैरेक्टर है अपने ये कह सकते हैं ये रासायनिक लक्षण जो है टेनिन के आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन इस टेनिन का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है इसमें आपको याद रखना है। एंजियोस्पर्म पौधों में अनेक ऐसी फैमिली है जिसके सदस्यों में टेनिन उपस्थित होता है। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल है, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली, बहुत सारी फैमिली दे रखी है और कुछ को मैंने टिक लगा रखा है। इसमें एनाकार्डियसी, लोरेसी, कैजुराइनेसी, लाइथेरेसी, मेलियसी, मैग्नोलियसी, मोरेसी, मिर्टेसी, ऑक्सेलियडेसी, पॉलीगोनेसी, पुनिकेसी, बहुत सारी फैमिलीज हैं। आप लोग देखें इसमें से 1 2 3 4 जितनी भी फैमिलीज आपको याद रखती है वो आप रख सकते हैं। जैसे एनाकार्डियसी है, मैग्नोलियसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली है, इसको आप याद रख सकते हो। पॉलीगेनेसी जो फैमिली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है जो सबसे कॉमन होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी फैमिली, वेंटेरेसी फैमिली को प्रिमिटिव फैमिली माना गया है। तो इन फैमिली के अंदर जो भी प्लांट पाए जाते हैं उन प्लांट के पादपों के अंदर टेनिन नामक जो रसायन होता है वो उपस्थित होता है। वहीं दूसरी और कुछ और फैमिली जैसे पढ़ते हैं जिसमें टेनिन है वो एब्सेंट होता है, जैसे कैंथेसी, एमेरेंथेसी, कैपेरिडेसी, कैरियोफिलेसी, चिनोपोडियसी, ब्रेसिकेसी, लेमिएसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी, ये कुछ फैमिली के एग्जाम्पल दिए हैं। इनके अंदर टेनिन है अनुपस्थित होता है। इसमें से आपके सिलेबस में अधिकतर फैमिली सम्मिलित है, जैसे मैं बता दूं एक्केंथेसी आपके सिलेबस में सम्मिलित है, चिनोपोडियसी आपके फैमिली में सिलेबस है, ब्रेसिकेसी भी है आपके फैमिली में, लेमिएसी आपके सिलेबस में, सोलेनेसी है। तो ये कुछ ऐसी फैमिलीज है जो आपके सिलेबस में सम्मिलित की गई है, इनके अंदर टेनिन उपस्थित होता है। हम लोगों ने यहाँ पे ये फैमिली क्यों पढ़ी, क्योंकि अगर मान लो किसी पौधे में टेनिन उपस्थित है या अनुपस्थित है तो इस करैक्टर को मानते हुए हम उस पौधे की फैमिलीज तक पहुँच सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा प्लांट मिला जिसके करैक्टर
सपोज करो ब्रेसिक एसिड से मिल रहे हैं और उसमें टेनिन अनुपस्थित है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन पौधों में टेनिन की उपस्थिति ज्ञात करके इनके वर्गीकीय अभिनिर्धारण में सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो ये किस आधार पर तय हुआ? ये एक ऐसा केमिकल है जिसके आधार पर फैमिलीज़ को अलग अलग रूप में क्लासीफाइड किया गया। तो एक एग्जाम्पल से हमने ये समझने का प्रयास किया कि रसायनों का उपयोग करके वर्गीकरण में कैसे हेल्प ली जाती है। अब दूसरा जो रसायन है वो हम ले रहे हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी आप लोग जानते हैं कि स्टीरॉइड जो होते हैं ये एक प्रकार के उच्च अणुभार वाले ठोस एल्कोहलिक प्रकृति के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड जो होते हैं मुख्य रूप से, यहाँ पे एक फैमिली मैंने लिख रखी है, ये देखें आप, एपोसाइनेसी फैमिली, ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। लाल कनेर, पीली कनेर और सदाबहार, ये कॉमनली ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको हर जगह गार्डन के अंदर, घरों के अंदर या सड़क के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। ये एपोसाइनेसी फैमिली के सदस्य हैं। एपोसाइनेसी जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि इसके अंदर लेटेक्स है वो उपस्थित होता है। इसी प्रकार यूफोर्बिएसी, एस्क्लेपिएडेसी, इनमें भी लेटेक्स है उपस्थित होता है, और रेननकुलेसी। तो आप ये देख सकते हैं कि इन फैमिली के अंदर विभिन्न प्रकार के स्टीरॉइड है वो उपस्थित होते हैं। तो स्टीरॉइड की जो उपस्थिति है वो प्रजाति विशेष का भी मुख्य लक्षण है। अपने को पता लग गया कि इन फैमिलीज़ के जो जीनस होते हैं ये स्टीरॉइड में उपस्थित होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टीरॉइड को हम लोग सेक्स हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, और प्राणियों में 3 प्रकार के जो लिंग हार्मोन हैं वो पाए जाते हैं। और इसमें से कुछ स्टीरॉइड पौधों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एप्पल में आपको देखने को मिल सकते हैं, या अन्य कई पदार्थ में आगे जो लेंगे उसके अंदर आपको इस प्रकार के स्टीरॉइड देखने को मिल रहे हैं। तो सेकंड जो हमने पदार्थ लिया वो कौन सा लिया था? स्टीरॉइड। अब एक यहाँ पर टेबल दे रखी है और उस टेबल के अंदर कुछ प्लांट स्टीरॉइड को हम लोग स्टीरोल भी कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक होते हैं वो स्टीरॉइड्स को स्टीरोल भी कहते हैं। ग्रीक इसका जो मतलब होता है, जो वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड एक बना हुआ है। स्टेरॉइड या स्टीरोल्स का मतलब होता है प्रतिबल को सहन करने की जो क्षमता रखने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, स्टीरोल भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल द्वारा, जैसे ये एक प्रकार के स्टीरोल का टाइप है और ये प्लांट और फैमिली है। तो स्टीरोल कौन सा है? एजिलीन, ये एक प्रकार का स्टीरॉइड्स है। और ईगल मार्मेलोस रूटेसी फैमिली का, जिसको मील पत्र कहते हैं, उसके अंदर इसकी उपस्थिति मिली है। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिला है? कैलोट्रोपिस जाइजेंशियम या जाइजेंसिया एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का सदस्य है। आक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसकी एक दूसरी स्पीसीज है ये। उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल है, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का बोटनिकल नाम है, सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। डायस्कोरिया डायोस्कोरेसी फैमिली से संबंधित है। इसी प्रकार फिनिक्स, जो कि पामी फैमिली से संबंधित है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। फोर्थ टाइप का जो स्टीरोल है उसको हम बोलते हैं अर्गोस्टीरोल, जिसमें हेविया ब्रेसिलियंसिस, ये रबर का बोटनिकल नाम है, हेविया ब्रेसिलेंसिस, ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। यूफोर्बिएसी फैमिली से संबंधित है। सिट्रस, नींबू, संतरा, नारंगी, मौसमी, जो भी हम लोग कहते हैं उन सब का जीनस सिट्रस है, रूटेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार पोएसी का एक एग्जाम्पल है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का बोटनिकल नाम है, उसके अंदर अर्गेस्ट्रॉल नामक स्टीरोल आपको देखने को मिले। तो इन रसायनों की उपस्थिति इन पर्टिकुलर प्लांट का एक आइडेंटिफाई करने वाला या पहचान करने वाला लक्षण है वो माना गया है। तो उपरोक्त विवरण से हम यही कह सकते हैं कि स्टीरॉइड विभिन्न पौधों के वर्गीकीय अभिनिर्धारण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनकी उपस्थिति पादप प्रजाति के रसायन वर्गीकीय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोगों ने कीमोटैक्सोनॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड टैक्सोनॉमी, आप कुछ भी कह सकते हैं, इससे संबंधित इसकी परिभाषा, कौन कौन से रसायन होते हैं, और 2 रसायनों का हम लोगों ने अध्ययन किया जिसमें टेनिन और स्टीरॉइड सम्मिलित है। इसके अलावा 6 और 7 रसायन और है जिसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।